आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर। संख्या बल के आधार पे कहें तो एनडीए की भी आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में बीजेपी के पास में पर्याप्त बहुमत है, लेकिन विपक्ष की अपनी एक रणनीति थी कि मणिपुर हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या चाइना का मामला हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए बाध्य किया जा सकता है पार्लियामेंट में। कई बार विपक्ष ये बात उठाता है कि मोदी जी बात नहीं करते हैं, सर्वदलीय बैठक में कभी किसी तरह का विपक्ष से कोई डायलॉग नहीं रहता है, मीडिया से बात नहीं करते हैं। तो एक ऐसा अवसर है जिसमें मोदी जी को बोलने के लिए बाध्य किया जा सकता है। खैर चलिए, अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन की बहस में बहुत सारी कुछ कही गई बातें। बेशक मणिपुर को इसमें एक लक्ष्य रखा गया होगा, लेकिन निशाना सीधा सा वही है जो मुझे लगता है कि बहुत बार सुन चुके और पढ़ चुके हैं। कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे को आईना दिखाना, आपके वक्त ये हुआ और आप ये कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि देश में अब तक कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है 9 साल में हुआ है। वो चाहे खिलाड़ियों से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो। ये बहस का एक सारोगर्भित मजमून कहूं इसे मैं, ये है। अब देखना होगा कि 10 तारीख को जब बहस का जवाब देंगे तो शायद उससे पहले राहुल गांधी भी बोलेंगे। राहुल गांधी का पार्लियामेंट में सस्पेंशन के बाद पहला स्पीच होगा। उनकी बहाली हो गई है और वो भी काफी रोचक होगा। खैर चलिए, बात अविश्वास प्रस्ताव की। संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी विपक्ष ने आखिर ऐसा क्यों किया? छपी हुई आएगी, बीजेपी कहेगी कि विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, बीजेपी के सपाटा पता नहीं क्या क्या। खैर जो जिसकी जैसी इच्छा हो वैसे बोल सकता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्र में बोलने की भरपूर आजादी है, कुछ भी बोलिए, लेकिन कभी कभी बोलना भारी भी पड़ जाता है। राहुल गांधी जी से पूछिएगा। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब, राजीव जैन साहब और प्रमोद वशिष्ठ, तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम जी, पहला अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। मैं देख रहा था कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है शायद जिसको अविश्वास का सामना भी नहीं करना पड़ा हो, चाहे किसी रूप में आया हो। तो क्या लगता आपको कि इसके कुछ मायने थे या विपक्ष के एक रणनीति का हिस्सा था कि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें बाध्य किया जा सकता है? देखिए, इतिहास गवाह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त भी अविश्वास का प्रस्ताव रखा था, जबकि हैसियत विपक्ष की संख्या के बल पे नहीं थी। लेकिन वो बाध्य कर देने वाला जो क्लॉज है, नियम है 267, जिसमें कि आपको बोलना ही पड़ेगा नेता के तौर पर, और उस पर उनकी टिप्पणी थी कि अविश्वास प्रस्ताव का जो जरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार आना चाहिए ताकि सरकारें जागृत रहें और अपना काम ईमानदारी से करें। उन्हें हमेशा डर रहे कि प्रजातंत्र में हमारा आकलन करने के लिए विपक्ष बैठा हुआ है। तो मैं इस निगाह से देखता हूं कि जो 27-28 जो अविश्वास के प्रस्ताव आए वो इसीलिए आए। अभी जो वर्तमान अविश्वास का प्रस्ताव है उसके पीछे एक कथा है। वो कथा यह है कि विपक्ष का आरोप है कि भारत के प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा में उस तरीके से मुखातिब नहीं हो जिस तरीके से वो चाहते हैं। सवालों के जवाब देने के लिए उनके मंत्रीगण या दूसरे लोग ही या गृह मंत्री होते हैं, वो नहीं होते। और ये जो मणिपुर का जो सिलसिला बना, इसमें वो चाहते हैं कि हर हालत में प्रधानमंत्री बोले। तो कैसे बुलवाया जाए, क्योंकि आप बाध्य तो कर नहीं सकते। तो अविश्वास का प्रस्ताव एक जरिया है जिसको कि उन्होंने इस्तेमाल किया और गोगोई ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया और 50 लोगों के सिग्नेचर उसमें इंडिया के जो थे उनके सबके साइन हो गए। साइन होने के साथ में जो प्रारंभ हुआ तो बहुत रोचक, देखिए इसके 2 दृश्य मुझे देखने को मिले। एक तो दिल्ली वाला जो मामला कल राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो डिस्कस किया, एक एक पर्थ, एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल सारी चीजों को जिस तरीके से खोल करके रखा, वो कमाल का था। वो सच में एजुकेटिव था, हम पत्रकारों के लिए भी और राजनीति के विद्यार्थियों के लिए भी। पता नहीं सांसदों के लिए था या नहीं था, लेकिन ये सच है। और ठीक उसी तरीके से आज जब लोकसभा में गोगोई का बोलने का सिलसिला बना, तो उससे पहले खबर लगी कि स्पीकर के कमरे में कोई बात हुई थी। उस बात के मुताबिक इसकी ओपनिंग राहुल गांधी नहीं करके और गोगोई करेंगे, इस तरह की बात हुई थी। तो जैसे ही गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए तो उधर से जो संसदीय मंत्री हैं, नाम नहीं याद मुझे उनका,
तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, तो हम तो आए इसीलिए थे कि राहुल गांधी बोलेंगे, आप कैसे बोल रहे हैं। जब बहुत हंगामा हुआ तो गोगोई ने कहा कि क्या एड्रेस किया हमारे स्पीकर साहब को कि क्या मैं बता दूं कि आपके कमरे में क्या बातचीत हुई थी। तो यानी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो स्पीकर के कमरे में हो जाती हैं, वो वहीं तक सीमित रहती हैं। यानी कोई ऐसा प्रपोजल था जो प्रधानमंत्री ने रखा जिसको कि एक्सेप्ट कर लिया, और इसीलिए गोगोई को ओपनिंग करने का अब ये खुलासा कल होगा। आज तो वो उनकी बातों से ही हम अंदाज लगा रहे हैं, स्कूप है ये, पता नहीं। अभी तो फिलहाल तो ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकी है वहां हुई है। उसका नतीजा ये हुआ कि गोगोई ने जिस तरीके से प्रारंभ किया बोलना, वो बड़ी विनम्र, बड़ी शालीन और बड़ी बेहतरीन जुबान में उन्होंने अपनी बात कही और मुद्दे बताए कि हम किस लिए ये हम चाहते हैं कि हमारा मकसद क्या है। यानी मकसद बड़ा साफ है कि प्रधानमंत्री इस बात पर जवाब दें, लोगों को सुने। ये 3 पॉइंट बताए उन्होंने उस तरीके से, तो अच्छा लगा ही। जिस तरीके से आज लोकसभा में बहस हुई है, बात हुई है, वो छोड़ दीजिए। जिस तरीके से सरकार की ओर से वो दुबे जी साहब जिस तरह से बोले, वो एक अपने आप में दुर्भाग्यजनक दृश्य था। बाकी बहस बड़ी शालीन तरीके से होती रही है। और मैं समझता हूं कि जब पिछले दिन, मतलब आज से पहले, प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक की थी, उसमें कहा था कि मैं आखिर में बोलूंगा, मैं छक्का मारूंगा, वो छक्का फैसला करेगा इस उसका। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि छक्का मारने का और कैच करने का जो सिलसिला है, राहुल की पार्टी कैच करेगी या प्रधानमंत्री का छक्का पड़े जाएगा, तो ये कल तक पता लगेगा। लेकिन आज की बहस तो इसी पे टिके रही कि 3 बिंदु स्पष्ट हो गए और लगातार चर्चा हो रही है, और ये एक अच्छी बात है। ये इसमें देखिए, आपने पहले अपने इंट्रोडक्टरी में कहा है कि इसमें संख्या बल का सिलसिला नहीं है, इसमें तो रूल के माध्यम से प्रधानमंत्री को बुलाने का सिलसिला है और प्रधानमंत्री को बुलवाने का सिलसिला है। देखिए, मनमोहन सिंह जिस हालत में आज राज्यसभा के उसके अंदर पहुंचे हैं, वो व्हील चेयर पे पहुंचे और अपनी दायित्व निभाने के लिए उसके अंदर बैठे रहे, अपने आप में बड़ा लगता है कि ये कमिटमेंट है पार्लियामेंट के प्रति कि हम वहां पर ऐसे वक्त में जब जरूरत है तो हम बिस्तर में पड़े रहे, ऐसा ना हो। ये इस तरह के संकेत और इस तरह के संवाद आज देखने को मिले हैं। अब तो बाकी तो शाम को पता लगेगा क्या कुछ हुआ है। एक बार वोटिंग का जब वो था तो अटल जी को भी इसी तरह से एक बार लाया गया था, वो भी व्हील चेयर पे पहुंचे थे। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। ये बात ठीक है कि विपक्ष ने एक रणनीति के तहत प्रधानमंत्री को बाध्य किया, नियमों के तहत पार्लियामेंट में बोलने के लिए उनको जवाब देना होगा, दे सकते हैं, लेकिन हासिल क्या होगा इससे? विपक्ष को कुछ होगा? क्योंकि पीएम अपने ही अंदाज में वो जो मकसद है कि मणिपुर पे बोलेंगे या दिल्ली के लिए जो बिजनेस गवर्नमेंट लेकर के आई लोकसभा और राज्यसभा में जो वहां का प्रशासनिक बिल पास करवाया है, तो उन सब तमाम चीजों के अंदर कांग्रेस और विपक्षी दलों को पूरी तरह से अपने निशाने पे रखेंगे, अपने अंदाज में रखेंगे, क्योंकि संख्या बल है, तालियों की आवाज भी वहीं पे आएगी, मेज भी वहीं से थपथपाई जाएगी और छपेगा भी वही जो प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो हासिल क्या होगा इससे? देखिए, इससे विपक्ष को एक तो सरकार पे अटैक करने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से आज गोगोई ने जो बहस की शुरुआत की, उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया कि मणिपुर जल रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इस तरीके की भी बातें आई। और उन्होंने साथ में मणिपुर में गोगोई ने अपने भाषण में जो कहा शुरुआती में कि मणिपुर की जो महिलाओं के साथ एक शर्मनाक घटना हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने मौन तोड़ा था। प्रधानमंत्री ने भी उसकी निंदा की थी, घटना की शर्मनाक बताया था कि ये देश के लिए सही नहीं है। तो विपक्ष प्रधानमंत्री से मणिपुर पर वक्तव्य देने की काफी दिनों से मांग कर रहा था, उसी कारण संसद की कार्रवाई भी ठप थी। तो जब और कोई चारा नहीं दिखा तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया और वो मंजूर भी किया गया। अब जो बहस हो रही है, इस पे 2 दिन बहस हो गया। आज तो लोकसभा की कार्रवाई अभी स्थगित हो गई है, लेकिन उस बहस में काफी कुछ मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहता है, संसद के सदन के भीतर जो एक रिकॉर्ड पे चीजें होंगी, वो रिकॉर्ड पे विपक्ष के लोग अपनी बात रखेंगे। और आप इसे बहस कहते हैं कि बढ़ास कहते हैं? दोनों ही तरफ से। जी बिल्कुल। अब इसमें रणनीतिक है, राजनीतिक दल है तो दोनों राजनीतिक दल, एक तरफ तो एनडीए और एक तरफ इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार सदन के भीतर, संसद के अंदर वो एकजुटता भी दिखाएंगे, उस पर सरकार पर प्रहार भी करेंगे।
तो किस तरीके से होते हैं। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, तो सत्ता पक्ष तो कोई कमजोर नहीं है, लेकिन संख्या बल में तो वो बहुत भारी है। अविश्वास प्रस्ताव का जो हश्र होना है वो होना ही है, सबको मालूम है। लेकिन इस पे एक बहस सामने आएगी, सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो रणनीतिक तौर पे प्रधानमंत्री एक मजे हुए नेता है, तो वो इस मुद्दे पे जो मुझे लगता है विपक्ष को घेरने का पूरा प्रयास करेंगे और विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन ये निश्चित है कि बहस सामने आएगी। मणिपुर जैसी घटना जहां हुई है, मणिपुर जिस तरीके से हालात हैं, उसका एक आम जनता के सामने रुख सबके सामने आएगा। तो उसमें दोनों सदनों में जो भी सदस्य बोलेंगे तो घटना के हकीकत पे बोलेंगे, सरकार उस पर अपना जवाब देगी। आज गोगोई ने कहा कि वहां डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। तो कई मुद्दे, कई बातें जो बाहर की जाती हैं और सदन के भीतर की जाती हैं, सदन के भीतर करने का, कहने का मतलब बहुत अहम होता है, वो रिकॉर्ड पे होती है, उसमें सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से विपक्ष के लिए तो एक मौका है ये कि वो, आपको मालूम ही 8 महीने बाद चुनाव होने लोकसभा के, अप्रैल मई में, तो उससे पहले कि ये मौका विपक्ष नहीं छोड़ेगा। वो जितना घेराबंदी सरकार की करना चाहेगा, वो इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो निश्चित रूप से करेगा। और सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, आज मैं उनकी सूची देख रहा था कि इस पे कौन कौन बोलेंगे। अपने राजस्थान से राज्यवर्धन राठौड़ को भी उस डिबेट में शामिल किया है, वो शायद कल बोले, या स्मृति ईरानी बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे। 18 घंटे का इसका बहस का समय तय है। 5 मिनिस्टर्स इनमें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, तो बात भी आएगी, दोनों पक्षों की बात सामने आएगी। तो ये जनता के तो हित की बात है कि जनता के सामने सारी जो समस्या है मणिपुर जैसी की, और देश की और भी अन्य समस्याएं हैं, उस पर विपक्ष क्या सोचता है, सत्ताधारी दल क्या सोचता है, वो चीजें सामने आएंगी। तो निश्चित रूप से आम जनता के तो हित में ये है ही अविश्वास प्रस्ताव। अब दोनों सियासी दल है, वो सियासी फायदा किस रूप में उठाएंगे, ये तो उनकी अपनी अपनी रणनीति होती है। मैं आपके पास में वापस, मैं प्रमोद जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, अविश्वास प्रस्ताव, इसके अपने मायने होते हैं, बात सही है। अभी जैसे ओम जी ने कोट किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जब पहली बार अविश्वास आया था तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि आते रहने चाहिए। इससे सत्ता पक्ष अपने आप में एक अहंकार नहीं पालता है और एक लगता है कि हमें भी कोई देख रहे हैं। लेकिन अब खैर सारी चीजें बदल गई हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय बदली हैं, ये सब चीजें बदल गई हैं। अब तो स्थिति यह है कि अविश्वास तो आप छोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है कि अब स्थितियां ये बन गई हैं कि कोई किसी को अपने खिलाफ, स्टेट्स में भी यही पोजीशन है जो हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि कोई भी ये सुनना पसंद नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई बोले भी, मेरे कोई कमियों को जाहिर करे, वो कोई बर्दाश्त नहीं करता। वो सर्वगुण संपन्न और सर्व अहम है भी इस वक्त कि हम जो हैं बस फाइनल है, कोई आवश्यकता ही नहीं किसी कुछ बताने की। आप देखते भी होंगे, कोई अगर कोई कमी बताता है तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, ना उस पर कोई जिक्र करता है, उसे तो टेढ़ी नजर करके देखा जाता है कि अच्छा बहुत ज्ञानी हो रहा है। ये स्थितियां बन गई। तो इस अविश्वास प्रस्ताव की क्या मालूम है, इसे विपक्ष को केवल एक अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल रहा है जिसमें उसके जरिए प्रधानमंत्री को बोलने के लिए बाध्य किया जा सके। देखो योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो अविश्वास प्रस्ताव पर जीती हुई बाजी लड़ रही है। वो तो जीती हुई है, जो जिस चीज का पहले ही परिणाम पता हो, एक तो उसका आधा मजा वैसे ही किरकिरा हो जाता है। तो आप ये विधान लोकसभा में देखें कि वही पुराने मुद्दे। अब वो निशिकांत दुबे वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा है कि माफी मांगे, मैं सावकर नहीं हूँ। वही मुद्दे वो निशिकांत दुबे कहने लगे कि सोनिया जी का तो 2 मकसद है, राहुल को सेट करना और दामाद को वेट करना। तो जो चीज पुरानी है ना, बहस वहीं घूम रही है। मणिपुर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, देश का सिर शर्म से झुक गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री एक बार तो मणिपुर पे बोल चुके थे कि मुझे दुख है इस बात का, हम कार्रवाई जैसे करेंगे। और आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कही, ये बहस नहीं भड़ास है। जिस तरह से आप लोकसभा में देख रहे हैं, पूरी तरह भड़ास है कि रॉबर्ट वाड्रा का लंदन में बंगला, वह मेरे पास कोर्ट के कागज हैं, दुबई जो सारे बता रहे उसका वो बंगला, उधर से वो कर रहे हैं हमला की पूरी की भारतीय जनता पार्टी की, हम ये पोल करते हैं, तुम देश को नहीं बस सब बेच दिया, जो पुरानी चीजें हैं सारी की सारी। तो अविश्वास प्रस्ताव का तो ये मेन मकसद है विपक्ष को कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं मई में,
कि किसी तरह से इसमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई मुद्दा मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए जिसको ये बड़ा उठाकर चल सके। मेन जो लड़ाई है वो 24 की है। 24 की लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। जिस तरह से आपने देखा हो कि गठबंधन ही बनाए, सारी पार्टी भी आई है। आज उन्होंने इस चीज पे ही बोला कि जो आपने गठबंधन बनाया उनमें तो काफी लोग ऐसे हैं जिसको कांग्रेस ने जेल कराई सारी, तो उधर से भी। तो मेन ये विपक्ष तो इस पूरी तैयारी में है कि कोई मुद्दा मिल जाए, और मिलना भी चाहिए। राजनीति में अगर छोटे मोटे अगर मान लो मणिपुर का है, तो मैं आपको बताऊं कि मणिपुर में शर्मनाक घटना हुई, लेकिन आप मणिपुर को कितना ही चिल्ला लो, राजस्थान में कितना ही चिल्ला लो, क्या राजस्थान में आपका मणिपुर का मुद्दा चलेगा? ईमानदारी से आप जर्नलिस्ट हो, वही इस तरह से मणिपुर में लोग क्या है कि जहाँ के मुर्दे वहीं फूकते हैं, राजस्थानी कहावत। तो स्थिति यहाँ न एमपी में चले मुद्दा, न छत्तीसगढ़ में चले। विपक्ष इस बात को जानता है कि उत्तरी भारत और ये क्षेत्र है जो सारे, इनमें इनको कोई नई चीज लानी पड़ेगी। घटना शर्मनाक हुई, सब कह रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे वहां के यहाँ चल जाएं, ये नहीं, मुश्किल लगता है। तो विपक्ष का बहस का मकसद ये है, जैसे गोगोई जी ने आज अच्छा मोर्चा संभाला, अच्छी, राहुल गांधी जी उनकी जगह वो जो बोले, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, अच्छी तैयारी थी उनकी, बहुत अच्छे उन्होंने पॉइंट वो भी रखे सारी, लेकिन कोई चीज ऐसी आई नहीं, अभी नया कुछ आया ही नहीं है। बस वो ही घूम रहे हैं कि यूपी का नाम इसलिए बदला है कि वो पहले बहुत भ्रष्टाचार हुआ था यूपी में, इतने मंत्री हुए थे इसलिए बदल दिया इंडिया का। वही चीज जो है घुमा फिरा के आ रही है। देश के लिए कोई नई चीज आई हो या विपक्ष को कोई इसमें नया मुद्दा मिला हो, और प्रधानमंत्री जो जीती हुई बाजी पे 10 तारीख को शायद वो इस पर इसका जवाब देंगे, और 11 को सेशन खत्म है, तो 10 पे शायद वो जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे अब आप भी खुद ही समझ लो। जो जिस तरह से बहस हो रही है इन्हीं चीजों पर तो आएगी ना सारा। दिल्ली का बिल दोनों में पास हो गया, केजरीवाल जी ने कितना मेहनत प्रयास जो भी किया, दिल्ली का हो गया। वो निगम, दिल्ली सरकार, केजरीवाल ऐसे बन गए जैसे दिल्ली के मेयर हैं, उनके हालात अब ये हो गए, मेयर जैसे हो गए, उनकी सारी शक्तियां गई बड़ी बड़ी जमीन। तो विपक्ष को बहस ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाए, एक बहस होनी चाहिए, पर अविश्वास का जो कोई तुक था वो कोई इतना बड़ा इसमें तो बुद्धिजीवी की नजर में नजर नहीं आ रहा। यहाँ भी मतलब प्रेस क्लब में यहाँ जो भी चर्चा हुई कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद क्या था, क्या वो सिर्फ इसलिए कि कोई मुद्दा वहां से निकल आए और 2024 के लोकसभा चुनाव में की जंग में उसको छेड़ दिया जाए तार, या एक तरह से भड़ास। आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि ऐसा भड़ास ऐसे निकल रही है जी एक दूसरे पे कि उसका दामाद, उसका ये। अब बताओ, आप खुद देख लो, आपको कोई सार गर्भित चर्चा उसमें नजर आई क्या? अगर आप खुद उसके पूरे क्लिप, बिल्कुल वही सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए, अरबों रुपए खर्च होते हैं इस तरह की बहसों पे, और निकलता क्या है? कुछ नहीं। पब्लिक के भी समझ से बाहर है, और मैं तो कहूंगा कि जो बोल रहे हैं उन्हें भी पता नहीं है कि हम अगले पंक्तियां क्या बोलने वाले हैं। वही देखते हैं सबसे पहले तो कि मेरी बहस का पता नहीं अभी कहीं पे ऐसी चीज चल जाए, या फिर कुछ ऐसा मैं बोल जाऊं, मेरे सिरमुख से ऐसा कुछ निकल जाए कि अब तक टिकट ही पक्का रहे मेरा, क्योंकि गारंटी ये भी नहीं है कि सबसे पहली लड़ाई टिकट की। ये बहस के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले की बहस है ये। और बहस ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का होता है, विपक्ष लेकर क्या है, विपक्ष का अपना एक मकसद है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे। अब बोलने की बात क्या होती है कि बहस का हमेशा जवाब तब दिया जाता है कि जब आप रिलेवेंट क्वेश्चंस उठाएं, और जो रिप्लाई करने वाला है वो भी एक एक को कोट करके उसका जवाब दें। अब मुद्दा कहां से कहीं का कहां चलेगा? अभी तो किसान आंदोलन भी बीच में कहीं पे सुरसरार था, उसकी भी चर्चा होगी, बहुत सारी बातें आएंगी निकल करके। तो ये एक संसद में, हालांकि बहस को अपन तो यहाँ चैलेंज नहीं कर सकते, माननीय सदस्य हैं वो, जब पार्लियामेंट ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के पवित्र मंदिर ने जब उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है, तो बोलने की आजादी है, उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। बस ये है कि सदन के बाहर जो बोलते हैं वो अनरजिस्टर्ड होता है। अब हाउस में बोल रहे हैं तो तमाम चीजें रजिस्टर्ड होंगी और बाकायदा नोटेड होंगी। आप कभी भी जाकर के उसमें देख सकते हैं कि जब 2023 में बहस चल रही थी
8 अगस्त और 10 अगस्त को तो क्या कुछ देखने को मिला था, वो तमाम चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। खैर, ओम जी के पास में आना चाहूंगा एक बार वापस। ओम जी, ठीक है, तमाम चीजें हैं, लेकिन बहस का स्तर की बात करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और यूट्यूब पे भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, जिनमें मैं देख रहा था कि बहस किस तरह से होती थी। एक क्षमा बांध दिया जाता था, जैसे कहीं पे चलता है कि एक बड़ा कुछ महफिल चल रही हो, या फिर कहूं कि कहीं पे कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा जागरण हो रहा हो जिसमें एक क्षमा बांध दी जाती है कि बिल्कुल लोग हिलते नहीं है। वो कुछ नज़ारा आप देख पाते हैं। कहीं तो तालियां बज रही हैं, तालियां किस बात पे बज रही हैं वो भी एक अजीब स्थिति है। आप देखिए, ताली बजाने को आवश्यकता नहीं है, या फिर लोग हंसी के ठहाके लगा रहे हैं। तो बहस के स्तर की भी कोई बात होनी चाहिए। देखिए, समझ का सिलसिला जैसा बना है आजकल, जैसे जनप्रतिनिधि इलेक्ट होकर के जाते हैं और जिस माध्यम से जाते हैं, तो ऐसा कमिटमेंट उस तरीके का नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता जितनी शालीनता से पेश किया है गोगोई ने, देखने काबिल था बाबा। और वो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मणिपुर को आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा थोड़े होता है। ऐसा क्या देश मुर्दा हो गया है क्या? संजीदगी होती नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राजस्थान की घटना के साथ में, और उसके कौन सी मणिपुर के अलावा छत्तीसगढ़ को जोड़ करके जिस तरीके से माइल्ड करना चाहा, तो उसको एक्सपोज किया लोगों ने। पूरे मुल्क में उस पर चर्चा हुई या नहीं हुई? ये कोई कम बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब जगह, जबकि गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं वो नहीं छाप रहा है, तो भी लोगों के पास में पहुंच रही है बात। तो ये नहीं है, इट इज इतना सिंपल नहीं है ये, इतना कि प्रधानमंत्री जो तत्काल उपस्थित, देखिए प्रधानमंत्री उपस्थित होते थे पहले भागते नहीं थे। प्रधानमंत्री मौजूद ही नहीं है, प्रधानमंत्री तो कहीं फीते काट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जैसे बोला उन्होंने कि मैं छक्का मारूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कैच कर लिए तो क्या होगा? इसी में से कोई इशू निकले। ये इशू जो सारे हैं, इन पे जब चर्चा होगी तो इतना सहज नहीं है। और बोलने वाले हैं, सत्ता पक्ष के अंदर भी बोलने वाले हैं, विपक्ष के अंदर तो देखा ना, दुबे को देखा आपने, उससे घटिया जुबान में कोई बात कही नहीं जा सकती जैसी वो आज कर रहे थे, और उसको परमिट किया आपने ना। तो आपने जानबूझ करके ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है जिनके पास में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री जुबान नहीं है, संजीदगी और विनम्रता वाली जुबान नहीं है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 दिन की ये जो चर्चा होगी, इसमें कुछ ना कुछ होगा बड़ा बेहतर। जी राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, तमाम चीजें चल रही हैं। पिछले दिनों हनुमान चालीसा का जिक्र है, तो हनुमान चालीसा के पाठ हो गए। किसी ने राष्ट्रभक्त के नाम पर एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, कोई हिंदुत्व के नाम पर एक दूसरे को आईना दिखा रहा है। ये बहस का स्तर है। खैर, लेकिन बहुत अच्छी बात है, एक एक्सरसाइज मीडिया की भी और देश की जरूर होगी कि 2024 के चुनाव और 2023 के जिन राज्यों में चुनाव हैं, मुद्दे कौन से रह सकते हैं। अगर हमारा भ्रम है कि विकास एक मुद्दा होगा, गलतफहमी में, या फिर बेरोजगारी कोई मुद्दा होगा चंद सेकंड का, महिलाओं के प्रति जो घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं नेताओं की ओर से, वो कोई मुद्दा होगा, ये हमारा भ्रम है। मुद्दे वही होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राजीव जी, एक ये एक्सरसाइज तो हम कह सकते हैं कि इस बहस के जरिए कुछ ऐसी चीजें सामने जरूर आ जाएंगी जिससे एक हमें सिलेबस का पता लग जाएगा कि चुनाव का सिलेबस तो ये है, इसी में से आएगा जो कुछ आएगा। देखिए योगेंद्र जी, बहस संसद और विधानसभाओं में बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। वो उसमें किसके पक्ष में हो रही है, किसके विपक्ष में हो रही है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बहस होगी, जनता के सामने चीजें आएंगी, जनप्रतिनिधियों की राय आएगी, उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं। और जैसे कि आपने कहा, जो 2023 में भी चुनाव होने वाले विधानसभाओं के, और फिर 24 में लोकसभा के चुनाव है, तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे आप और हम सब जानते हैं। मुद्दे तो जो विकास और कल्याणकारी योजनाएं सरकारों की होती हैं, वो एक माहौल बनता है, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण या क्षेत्र का समीकरण, जो वो सब चीजें बनती हैं, उससे एक माहौल क्रिएट होता है। तो उससे उस पर असली चुनाव तो वो होता है। लेकिन
ठीक है, राजनीतिक दल है, सरकारें रहती हैं, राजनीतिक सरकारें हैं, तो वो राजनीति करेंगी, अपनी योजनाओं को लेकर के कहेंगी कि हमने पहली सरकारों से बहुत अच्छी योजनाएं दी, इससे लाभ मिला। दूसरी विपक्ष की पार्टियां जो होती है वो कहेंगी हम इससे हमें सत्ता मिली। तो निश्चित रूप से बहस तो जो संसद और विधानसभा में बहुत जरूरी है, वो बनी इसलिए कि बहस। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो बैठ के नहीं होती है, और बैठ के होते हैं ऐसे जो ये एक मैं कहूं कि हम लोगों के लिए जो सीखने की आवश्यकता है, कम से कम हम ढूंढ सकते हैं कि कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आए, कब आए, क्यों आए, 1963 में क्यों अविश्वास की स्थितियां बनी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें सीखने को भी मिलती हैं। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो कुछ अच्छा है, चीज होती है, समस्याएं भी आती है और उनका समाधान भी निकलता है, बहस से ही निकलेगा और हंगामे या उन चीजों से नहीं निकलेगा। जी चलिए, मैं एक सवाल, कम समय है, मैं एक बार प्रमोद जी से मुखातिब होना चाहूंगा। प्रमोद जी, बहस देखिए होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहली बात तो बहस तो बात की बात है, बैठ के होनी चाहिए हाउस की, वो बहुत जरूरी है, और स्टेट्स में भी होनी चाहिए। और बहस की बात है तो बहस तो तभी होगी जब बैठ के होंगी, और बहस का जिस एजेंडे को आप लेकर के चल रहे हो तो वास्तव में उसके दाएं बाएं रहना चाहिए। हम जब किसक लेते हैं लंबी लंबी दूरियां तय करके, उससे मुझे लगता है कि भटक जाते हैं। तो ये भटकाव भी रोकने की आवश्यकता है। शायद हो सकता है कि अगर बहस चलते रहे तो ये भटकाव भी रुके, कोई तो टोकने वाला होगा, सीनियर्स होंगे कि भाई मुद्दे पे आप बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा, चाहे किसी पार्टी का हो। कुछ कहेंगे कि मित्र बोलना तो चाह रहे थे आप, लेकिन कहां से कहां चले गए। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखो क्या होता है कि पब्लिक भी देखती है कि मुद्दा क्या है। जब अटल जी की सरकार, एक वोट का जो अंतर पड़ा, अविश्वास जब हुआ तो पूरा देश टीवी के सामने चिपका हुआ था। आज अविश्वास आया मणिपुर मुद्दे पे, कितने लोग टीवी देख रहे हैं, आप देख लो क्या, तो लोग भी देखते हैं कि मुद्दा क्या है। और अटल जी उस टाइम क्या बोले, आपने देखो, जो कितनी सार्थक उनकी वो थी। और उस टाइम ये स्थिति होती थी कि उनको भ्रष्टाचार का हल्का सा इशारा जैसे हुआ था तो उन्होंने सोनिया गांधी जी को भी पूरी तरह से कहा था कि मैडम आपने मेरे ऊपर जो लगाया ये गलत है, मैं हो ही नहीं सकता। मैं भी पूरी तरह से, आपने पूरी उसकी सुनी होगी थी जब लद्दाख के विषय पे लद्दाख के एक सांसद बोले थे कितने सार्थक, हम क्यों ना अलग बने कश्मीर से, तो बड़ा चर्चित हुए थे वो। तो बहस होनी चाहिए, सही बात है। पब्लिक के इश्यू पे कहाँ बहस होती है, आप बताओ। आज आप कह रहे थे कि लोकसभा मुद्दा क्या होगा चुनाव में, आप लिख लो, फर्स्ट मुद्दा हिंदुत्व का होगा, भारतीय जनता पार्टी इसको ही लेके जाएगी, हिंदुत्व का मुद्दा नंबर 1 पे रहेगा। और दूसरा, हर विकास की योजनाओं से भी ज्यादा, विकास की योजनाओं से भी ज्यादा होगा। और दूसरा, जो अभी सर ये कह रहे थे कि हर क्षेत्र का अपना इश्यू होता है अलग तरह का, स्थानीय का जो छोटे मोटे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा देश में लोकसभा में चलने वाला है वो आज लिख लो, हिंदुत्व का होगा। और नूह की घटना के बाद तो ये और भी ज्यादा हो गया। अभी आपने सीपी जोशी को सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना मुगले सल्तनत में है। आपने इसको सुना? अभी सारे को आप समझो, आप तो बुद्धिजीवी हैं कि बताओ कहां से कहां घुमाया है। तो इसका मतलब उन्होंने इशारा, आप समझ लो कि क्या चुनाव होने वाला है और चुनाव में किस चीज की रंगत आनी है। उदयपुर के कन्हैया टेलर जी आने वाले हैं, नूह के सब आने वाले हैं, मोनू मानेसर आने वाला है, आप लिख लो। राजस्थान में इनके अलावा जबरदस्त तरीके से मुद्दे नहीं छाए तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है। तो खैर चलिए, पार्लियामेंट में बहस है और बहस के तरीके से होनी चाहिए। बस ये गुजारिश है, बहस होती रहनी चाहिए, इसका स्वागत है और करना चाहिए। सही कहा सबने कि बहस में दिलचस्पी पैदा करनी है तो स्पीकर को उसी तरह से बोलना होगा। स्पीकर से मेरा मतलब है कि जो बोल रहे हैं माननीय साथी सदस्यगण वहां पे, उन लोगों के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।